Hello everyone, welcome to Achievers Classes. I'm Ruby Goswami and I will be guide you for botany as well as geology section for Uttarakhand LT examination 2026. Okay. देखिए दिस इज हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक चीज आपसे बोलना चाहूंगी। देखिए मैं आपके सामने कोई स्ट्रैटेजीज के कोई पॉइंट्स नहीं रख रही, बट मैं आपको एक चीज बोलूंगी, चाहे आपने इससे पहले एलटी उत्तराखंड के लिए प्रिपेयर किया हो या नहीं किया हो, चाहे इसका आपका फर्स्ट टाइम हो या फिर आप पहले प्रिपेयर कर चुके हो, प्लीज एक बार पीवाईक्यूज चेक कर लीजिएगा। पीवाईक्यूज चेक करने का मोटिव हमारा ये है कि अगर आपको पीवाईक्यूज का आइडिया है तो आपको अपनी सिलेबस को कवर करने का भी आइडिया खुद ब खुद लग जाएगा। बिकॉज अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आपने अगर पीवाईक्यूज देखे हैं तो ओके, अदरवाइज मैं अगर आपको चीज बताऊं तो देखो लास्ट से लास्ट ईयर के जब आप पेपर को चेक करेंगे तो आपको खुद से ही समझ में आएगा कि पूरा क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली एनसीईआरटी से गिवन था, पूरी लाइन टू लाइन सब कुछ एनसीईआरटी से गिवन था। लेकिन लास्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन था वो एनसीईआरटी पे नहीं था, वो पूरा जो कोर्स था, इवन आप बोल सकते हो बीएससी 11 12 तो आप कंसीडर करेंगे, लेकिन बीएससी के ही चारों ओर वो पूरी तरीके से ओरिएंटेड था। यानी कि सारे क्वेश्चंस आपके इतने, आप बोल सकते हो इतने सिंपल नहीं थे जिससे पहले ईयर्स हमारे डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हुआ करते थे। अब आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है, उसको पूछने का तरीका, इवन जो क्वेश्चंस के लेवल है वो भी काफी आगे बढ़ चुके हैं, इवन वो बीएससी लेवल पे टोटली ओरिएंटेड है। तो हम आपसे बस इतना बोलना चाहती हूँ, मैं आपको बस इतना बोलना चाहती हूँ कि देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन पेपर हर बार अलग अलग चेंज होते रहेगा और हमको कोई आइडिया पहले से नहीं रहता। बस हमको जो आइडिया है वो ये कि भाई हमको एक सिलेबस गिवन है एंड हमने उस सिलेबस को कंप्लीटली बहुत इन डेप्थ जाके पढ़ना है। मैं आपसे बस इतना बोलना चाहती हूँ कि प्लीज देखो, मैं अपने साइड से जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको इन डेप्थ लेके चलूंगी। आपको बस इस चीज को फॉलो करना है कि प्लीज आप वो कंसिस्टेंसी को फॉलो करें और कंसिस्टेंसी के साथ सारे लेक्चर्स देखें। एंड सेकेंडली प्लीज ये चीज मत सोचिएगा कि इतना डिटेल तो पूछते ही नहीं है, इतना तो कुछ आता ही नहीं है। हमको हर चीज डिटेल पे लेके जानी है, क्योंकि देखो हम कोई जीएस करंट अफेयर जैसे टॉपिक्स तो नहीं पढ़ रहे ना, जहाँ पे टाइम के साथ कुछ ना कुछ अपडेट होती रहेगा, कुछ ना कुछ ऐड होते रहेगा। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जहाँ पे ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे हुए हैं। अब बट वो डिपेंड करता है आप पे कि आप उस कॉन्सेप्ट को कितने डिटेल में कितने अच्छे से समझते हैं। अगर आप सिर्फ रोट मेमोराइजेशन करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली अब चीजें इतनी आसान नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी से काम बन जाएगा। अब हमको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट को, चाहे कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, जैसे आज मैं आपको सेल पे डिस्कशन कराऊंगी तो मैं आपको बता सकती हूँ भाई सेल की डिस्कवरी किसने की थी। सेल पे एक सेल थ्योरी रहती है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स रहते हैं, ये सारे सेल्स ऑर्गेनल है, दैट्स इट। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। बताओ आपने इतना पढ़ भी लिया तो अगर इससे कोई क्वेश्चन नहीं बना तो क्या फायदा। हमको क्या करना है, सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हमने सब कुछ कवर करना है। दैट मीन्स मैं हूं यहाँ पे आपके साथ, मैं आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको कोई मेहनत नहीं करनी। मैं आपको जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसको मैं इन डेप्थ जाके जितने टाइप के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आपके सामने रखूंगी। बस आपने कंसिस्टेंसी के साथ सब कुछ फॉलो करना है एंड मैं आपको एक श्योरिटी दे सकती हूँ कि प्लीज आप इसे फॉलो कीजिए। आपको डेफिनेटली खुद से ही आपको टाइम के साथ जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे किसी भी स्टेट के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे, आपको खुद ही एक डिफरेंस क्लियर आएगा। ओके सो देखो, बहुत कुछ तो मैं फर्स्ट लेक्चर में नहीं बोलूंगी, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आए इन लेक्चर से। तो अभी मैं फिलहाल इस लेक्चर को स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए आज जो हमने लेक्चर स्टार्ट करना है ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है एंड इस पर मैं आपको हमारी बायोलॉजी की 6 यूनिट को स्टार्ट करा रही हूँ। अब आप बोलेंगे 6 यूनिट क्यों डायरेक्टली, देखो इसलिए क्योंकि देखो हम ना, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में सारे टॉपिक स्कैटर्ड हैं। आप फर्स्टली देख लीजिए, आपसे एल्गी वगैरह पूछ रखी है फर्स्ट यूनिट में एंड एल्गी हम डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते। अब आप खुद ही सोचिए, आप बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली एल्गी पढ़ेंगे कभी, बिल्कुल नहीं।
आपको बेसिक से अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करना है। सबसे बेसिक टॉपिक जो हमारे सामने होता है दैट इज बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल क्योंकि सिलेबस में नहीं है, देन हम लोग पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और दैट इज सेल। बिकॉज चाहे आप प्लांट की बात कीजिए, चाहे आप एनिमल्स की बात कीजिए, चाहे प्लांट में आप लोअर प्लांट जैसे एल्गी की बात कर लीजिए, भैया सभी के सब तो सेल से बने हैं। आपको इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गीज जब आप पढ़ोगे तो उसमें यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सब पढ़ेंगे। तो भाई हमारे पास पहले सेल का आइडिया होना चाहिए कि सेल्स क्या होती हैं, तभी तो हम हायर लेवल पे जा सकेंगे। तो इस वजह से हम सबसे पहले हमारी सिक्स यूनिट स्टार्ट करेंगे एज अ फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हमारी साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब आप देखो सिलेबस को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हमारे सिक्स यूनिट में जो टॉपिक दिया है वो है आपका साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो आप सभी ने ऑलरेडी क्लास 12th पढ़ी हुई है, क्लास 11th पढ़ी है, तो आपको पता है साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल्स। जहां पे हमें पूरी सेल की स्टडी करनी होती है उसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। इस पे आपने सेल की स्टडी ही नहीं करनी, आप यहाँ पे सेल तो पढ़ेंगे, सेल्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, सेल की थियोरीज पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे, सेल के ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे आपने सेल के डिविजन्स को भी पढ़ना है, यानी कि सेल साइकिल भी पढ़नी है। सेल में जो दो टाइप ऑफ डिवीजन होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस, वो सब कुछ कवर करना है। तो सेल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब हम साइटोलॉजी वाले पार्ट में कवर करते हुए चलेंगे, ताकि नेक्स्ट के लिए कुछ ना बचे। आफ्टर दैट हमने इसी यूनिट के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना। आपको पता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम लोग जीन्स यानी कि डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेक्शन में कवर करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट इसी यूनिट का एक नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। एंड आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी हमारे क्लास 12 में दो लेक्चर्स हैं, दो चैप्टर्स हैं बायोटेक्नोलॉजीज में, एक बायोटेक्नोलॉजी एक इनकी एप्लीकेशन, जिसमें हम बस बायोलॉजी के अंदर जो बायोलॉजीज रहती हैं इसमें क्या टेक्नोलॉजी का रोल है ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट होता है। ओके, अब ये जो सिक्स यूनिट है इसका जब आप फर्स्ट टॉपिक देखेंगे तो आपको सिलेबस में मिलेगा सेल स्ट्रक्चर, जिसमें हमको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स पे बात करनी है। तो ये बोल रहा है भाई आपको सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो आपको क्लियर होना चाहिए। बिकॉज सेल के स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है सेल के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है। अगर ये सेल है, सेल का जो ये लिक्विड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनलीज जिसे भी हम लोग बोलते हैं, जैसे आपका क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के लिए आप माइटोकॉन्ड्रिया ले लीजिए, आप गोल्जी बॉडी ले लीजिए, आप रेटिकुलम ले लीजिए। इसमें भी आपका फर्दर डिफरेंशिएशन होता है, एक होता है आपके मेम्ब्रेनस, एक होता है नॉन मेम्ब्रेनस, एक होता है सिंगल मेम्ब्रेनस, एक होता है डबल मेम्ब्रेनस। उन्हीं के अंदर हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं हमने वो पढ़ना होगा। और उसी के अंदर आपको पता है सेंटर पे जिसे हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं दैट इज न्यूक्लियस, वो प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होता है, इसकी पैकेजिंग की वजह से क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो क्रोमोसोम्स के भी कॉन्सेप्ट को फिर हमने समझना है। क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी बहुत ज्यादा डिटेल में है, तो ये हमने डिस्कस करना है। मैं अभी आपको बस ये चीजें बता रही हूँ। ओके, तो देखो ये एक आइडिया लग गया हम कौन से सिलेबस पे कौन से टॉपिक पे चल रहे हैं। तो अब मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेल। तो देखो मैं आपको बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ लेके चलूंगी, बस सुनिएगा। तो देखो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं कि भैया व्हाट इज सेल, सेल्स क्या होते हैं। तो हम बचपन से एक जूनियर लेवल से एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं दैट इज सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये जो डेफिनेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। लेकिन हमको अब ये समझना है कि भाई इसकी मीनिंग क्या है। सेल हमारे लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इसका मतलब क्या बनता है। देखो इसका मतलब ये बनता है, पहले बायोलॉजी में कभी भी लाइफ आ जाता है टर्म, तो लाइफ मतलब क्या होता है, लिविंग। दैट मीन्स हम किसी लिविंग की बात कर रहे हैं, ये चीज आप समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये बना कि सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब आप मुझे सोच के बताइए। तो देखो मैं आपको इसका आंसर करती हूँ, आप खुद से भी सोचिएगा दैट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मीन्स कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देने का काम और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उसको कराने का काम किसका होता है, हमारी सेल का होता है। कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं आपसे बोलूं, आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए। आप एक लिविंग बॉडी है, यानी कि एक ह्यूमन की बात मैं यहाँ पर को आपके सामने कर रही हूँ। आप अपनी ही बात कर लीजिए, जैसे मैं मेरी ही बात कर लेती हूँ। हमारी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है आपको पता है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला के बनी हुई है। अगर मैं ऊपर से लेके नीचे तक लेके चलूं तो सबसे पहले ऊपर हमारे पास हमारा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। उसके साथ साथ मैं बोल सकती हूँ मेरा पूरा ब्रेन का पार्ट जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम इंक्लूड होता है, ये सब इंक्लूड होगा। उसके साथ साथ मैं आप बोल सकती हूँ नीचे हार्ट वाला एरिया यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। उसके नीचे रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। उसके
साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, उसके साथ साथ नीचे एक्सक्रीशन सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो मैं बोल सकती हूँ मेरी जो एक कोई ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। ये सारे सिस्टम जब कंबाइंडली वर्क करते हैं तो ये पूरा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को बनाता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी को परफॉर्म करवाता है। ओके, अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये किससे बना है? जैसे मैं आपसे बोलूं ऑर्गन सिस्टम में एक डाइजेस्टिव सिस्टम ही ले लूं, भाई डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है? बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन से बना हुआ है, जिसमें हमारा माउथ से इंक्लूड करोगे एनस तक, यहाँ से माउथ स्टार्ट होगा, माउथ से एनस तक जितने भी पार्ट बीच में आते हैं सब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। एक्सक्रीशन में किडनी, नेफ्रॉन, इन सब का पार्ट है। रेस्पिरेशन में, रिप्रोडक्शन में किसका पार्ट है? ओवरीज, टेस्टिस, वासा, एफरेंटिया, यूट्रस, वजाइना, ये सारे के सारे पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है। दैट मीन्स जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम है ये किससे मिलके बने हुए हैं? सारे ऑर्गन से मिलके बने हुए हैं। अब आप मुझे बताओ ऑर्गन किससे बना होता है? आपको पता है ऑर्गन बना होता है टिश्यूज से, यानी कि जब हमारे टिश्यूज आपस में कंबाइन करते हैं तब ये बनाते हैं ऑर्गन। अब मैं आपसे पूछूं टिश्यू किससे बना है, तो आप बोलोगे टिश्यू तो भाई सेल से बना हुआ है। और मैं आपसे बोलूं सबसे बेसिक सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, यानी कि सबसे बेसिक जहां से हम ओरिजिनली स्टार्ट हुए थे, वो सेल कौन सा है? सबको पता है वो होता है जाइगोट। दैट मीन्स अब मैं आपसे बोल सकती हूँ कि हुआ ये है कि अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई भी ह्यूमन बॉडी बन रही है, तो वो बनेगी कैसे? हमको पता है वो बनेगी बाय रिप्रोडक्शन। जब कोई स्पर्म किसी ओवा से कंबाइन करेगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एक सिंगल सेल बनाते हैं, दैट इज टू एंड सेल, जिसे हम लोग बोलते हैं जाइगोट। एंड यही जो जाइगोट है ये फर्दर डिवाइड होकर एक पूरी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो इससे मतलब क्या? इससे मतलब ये है कि हमारी पूरी बॉडी जो है, एक ह्यूमन बॉडी की बात कर लीजिए या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, प्लांट से लेके एनिमल तक किसी की भी बात कर लीजिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है आपके सेल से, यानी कि उसको स्ट्रक्चर देने का काम किसने किया है? सेल ने बनाया। हमारा ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये किससे बना हुआ है? सिर्फ सेल से बना हुआ है। हम बोलेंगे ऑर्गन से बना है, ऑर्गन सिस्टम से बना है, सबसे बना है, लेकिन ये सब किससे बने हुए हैं? इनकी जो बेसिक यूनिट है, इनकी जो प्रिमिटिव यूनिट है वो क्या? एक सेल है। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। दैट मींस एक सिंपल सी बात हम लोग ये बोलते हैं दैट बिलियंस ऑफ सेल ऑफ बॉडी आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ अ सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड एज अ जाइगोट। यानी कि यही जाइगोट फर्दर डिवीजन करके बिलियंस ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करता है। दैट्स व्हाई, और उन्हीं बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर एक ह्यूमन बनता है, एक लिविंग बॉडी बनती है। इस वजह से हम बोलते हैं दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? हमारी सेल है। सेम वे पे आपसे मैं बोलूं भाई सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? देन इसलिए बोलते हैं बिकॉज भाई हमारी बॉडी पे जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल दैट इज रेस्पिरेशन। आपको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग हमारा ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, इसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस करके इसी को तो रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आपसे पूछो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ होती है? तो सबको पता है ये रेस्पिरेशन प्रोसेस हम टिश्यूज के अंदर परफॉर्म करते हैं, ये तो सबको पता है। टिश्यू यानी कि टिश्यू किसका कॉम्बिनेशन है? सेल का है। दैट मीन्स कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी पे हो रही है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी पे हो रही है, वो सारी के सारी रिएक्शंस कहाँ हो रही है? विद इन अ सेल। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है, साइटोप्लाज्मिक पार्ट मीन्स सेल के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हमारी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। दैट्स व्हाई सारे फंक्शन इन्हीं रिएक्शंस की वजह से तो चल रहे हैं। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं दैट सेल is a functional unit of our life as well as structural unit, क्योंकि किसी भी लाइफ को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देने का काम और फंक्शंस करवाने का काम किसका होता है? हमारे सेल का होता है। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट दी जाती है। होप ये चीज आपको क्लियर आई होगी। ओके, अब इसी स्टेटमेंट से मिलती जुलती दूसरी स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट क्यों कह रहे हैं भाई? हमारी पूरी लाइफ को बनाने के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? सेल की पड़ी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल है। और लास्टली ये बोल रहा है इट इज कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। स्मॉलेस्ट क्यों बोले? बिकॉज मैंने अभी आपसे बोला पूरी ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? जब आप नीचे चलते गए कि ये कहां से आया है ये सब कुछ, तो हमको पता चला कि पूरी ह्यूमन बॉडी तो बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। जब हमारे ये सेल्स आपस में कंबाइन किए तब इन्होंने ह्यूमन बॉडी बनाई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, पूरी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट इज हमारा सेल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस मींस क्या हुई? लाइफ प्रोसेसेस मींस हुई कि कोई भी लिविंग, लाइफ मींस होता है लिविंग, कोई भी लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रोसेसेस परफॉर्म होती है, जैसे आप डाइजेशन की बात कर लो, जैसे आप न्यूट्रिशन की बात कर लो, जैसे आप रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, किसी भी प्रोसेस की बात कर लो जो किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइफ प्रोसेसेस। और ये लाइफ प्रोसेसेस किसके अंदर चलती है? हमारी बॉडी के अंदर तो चलती है।
लेकिन बॉडी के अंदर भी कहाँ चलती है, एक सेल के अंदर चलती है। दैट्स वाई ये 3 डेफिनेशन हम सेल को देते हैं। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसे रेस करती हूँ। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो देखो ये जस्ट एक पॉइंट आपने डेफिनेशन समझी सेल की, अभी पूरा कॉन्सेप्ट बहुत कुछ बाकी है। अभी मैं बस आपको बहुत बेसिक्स पे लेके चल रही हूँ। सेकेंड बेसिक पॉइंट क्या है आपका, वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका मतलब, हमको पता है, देखो अभी भी मैंने आपसे यही बोला कि हमारे पास जो सबसे बेसिक यूनिट हमारी बॉडी पे होती है, या फिर किसी भी लाइफ यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, दैट इज हमारी सेल्स। और जब ये सेल आपस में ग्रुप करती है, आपस में कंबाइन करती हैं, तो ये बनाती है टिश्यूज। तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या सारी सेल्स आपस में कंबाइन होकर टिश्यू बना सकती हैं? तो आंसर इज नो। आपने अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ, अदरवाइज जब हम लोग एनिमल टिश्यूज का टॉपिक पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू वाला यूनिट पढ़ेंगे, तो आपको और क्लियर आएगा दैट हमारे सामने एक टर्म होता है ऑफ, से आप इसे याद रखिएगा। ऑफ मतलब होता है, ओ मतलब होता है ओरिजिन, एंड एफ मतलब होता है फंक्शन। दैट मीन्स अगर किसी सेल का ओरिजिन एंड फंक्शन सेम है तो वो ही सेल आपस में कंबाइन करके टिश्यू बना सकती हैं। अगर मैं बोलूं ये मेरी सेल 1 है और ये मेरी है सेल 2 एंड ये है मेरी सेल 3, अगर सेल 1 और सेल 3 का ओरिजिन सेम है एज वेल एज इनका फंक्शन भी सेम है, तो सेल 1 और सेल 3 कंबाइन करके टिश्यू बना सकती हैं। लेकिन ये सेल 2 जिसका ओरिजिन और फंक्शन सेल 1 और सेल 3 जैसा नहीं है, ये कभी भी आपकी इन दोनों सेल से कंबाइन नहीं करेगी, और कंबाइन नहीं करेगी तो डेफिनेटली टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करेगी। दैट मीन्स आपकी सारी सेल्स आपस में कंबाइन नहीं होती, वो ही सेल्स आपस में कंबाइन होकर टिश्यू बना सकती है जिनका ओरिजिन एंड फंक्शन सेम हो। अदरवाइज आप खुद ही सोचिए, हमारी जो बॉडी है, आप अपनी बॉडी देखिए, आपको बॉडी किससे बनी हुई है, बिलियंस ऑफ सेल से बनी है। तो अगर आपकी सेल्स, कोई भी सेल आपस में कंबाइंड होकर टिश्यू बन जाती, तो हमारी बॉडी पे जो बिलियंस ऑफ सेल है वो सारी की सारी आपस में कंबाइंड होकर टिश्यू बन जाती। तो हमारी बॉडी को हम लोग टिश्यू कहते हैं ना, बॉडी इज इक्वल टू टिश्यू हो जाता, क्योंकि सारी बॉडी के सेल्स आपस में कंबाइन करके टिश्यू बनाते और हमारी बॉडी बन जाती। तो आपको पता है बॉडी इज इक्वल टू टिश्यू नहीं होता, बॉडी इज इक्वल टू क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि ये टिश्यू ही हमारे फाइनल स्टेप नहीं है। फिर हमारे जब बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, क्योंकि भाई ये हमारी कुछ टाइप की सेल्स है, ये हमारी कुछ टाइप की सेल्स है, ये हमारी कुछ टाइप की सेल्स है, ये आपस में कंबाइन की और इन्होंने बना लिया टिश्यूज। फिर क्या होता है, जब ये टिश्यूज आपस में कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन। फिर ये टिश्यूज आपस में कंबाइन करेंगे और बहुत सारे टिश्यूज मिला के एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं। ओके, अब एक ऑर्गन क्या होता है, एक ऑर्गन तो भाई अकेले काम कर नहीं सकता। जैसे मैं बोलूं स्टमक, स्टमक एक ऑर्गन है, और आपको पता है जैसे स्टमक में भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। जैसे ब्रेन, आपका ब्रेन एक ऑर्गन है, ब्रेन में भी डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। वैसे मैं आपसे बोलूं हमारा यूट्रस, यूट्रस एक आपका बोल सकते हो एक ऑर्गन है, लेकिन आपको पता है यूट्रस में भी अलग अलग टाइप की एनिमल सेल्स प्रेजेंट है। जैसे आप पढ़ेंगे भी, आगे पढ़ेंगे ना, आपकी क्यूबॉइडल सेल, कॉलमनार सेल, स्क्वामस सेल्स, ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स होती हैं। तो हमारा जो भी ऑर्गन होता है, स्टमक लो, ब्रेन लो, यूट्रस लो, कुछ भी लो, हमारा कोई भी ऑर्गन अकेली सेल से नहीं बना है। बहुत सारी सेल्स होती है उसमें अलग अलग टाइप की, और सबके सब कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनते हैं। फिर बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंबाइन करते हैं, फिर जाके वो एक ऑर्गन बना लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या कोई ऑर्गन जैसे यूट्रस है, क्या वो अकेला काम करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या मेरा स्टमक अकेला काम करेगा? नहीं। तो वैसे ही क्या होता है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक सिस्टम। क्योंकि सिस्टम मतलब क्या है, जैसे स्कूल का सिस्टम, एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम, तो सिस्टम मतलब जहां बहुत सारी बॉडीज कंबाइनली वर्क करती है। वैसे आपका ऑर्गन क्या है, कभी भी अकेला तो रह नहीं सकता, वो क्या करेगा, दूसरे ऑर्गन के साथ मिलके काम करेगा। और जब सेम टाइप ऑफ ऑर्गन्स क्या मिलके काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे आप हमारी बात कर लो, अगर मैं आपको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो हम माउथ से स्टार्ट करते हैं, माउथ के बाद हमारे ये फूड कैविटी स्टार्ट होती है, फिर हमारा स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हेड पे सब कुछ ओपन होता है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलके हमारे डाइजेशन में रोल प्ले कर रहा है। वैसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स मिलके हमारे रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं। तो बहुत ऑर्गन मिलते हैं और कंबाइन करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, तो एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब हमारी बॉडी पे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जैसे मैंने आपसे बोला हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब एक बॉडी में तो वर्क कर रहा है। अगर मैं बोलूं किसी में एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा, पूरी बॉडी है
लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा, रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा, तो क्या वो बॉडी वर्क करेगी? नहीं करेगी। तो सारे सिस्टम को कंबाइंडली वर्क करना पड़ेगा। तो यही चीज लिखा है कि जब हमारे ऑर्गन सिस्टम फिर टुगेदर यानी कि साथ में आते हैं और साथ में वर्क करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक बॉडी बनाते हैं। और आपको पता है एनिमल्स जो होते हैं ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारे पास ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, हम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि हम में सेल नहीं है, सेल ने टिश्यूज बनाए, टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया और ऑर्गन सिस्टम से पूरा हम ऑर्गेनिज्म बने। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा होती है, हम एक ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बने हैं। होप ये चीज आपको क्लियर आई होगी। तो देखो मैं आपको ना साइड वाइज जितनी भी एक्स्ट्रा चीज है मैं लिंक कराती हुई जाऊंगी, लेकिन हम आगे टॉपिक टू टॉपिक, जैसे ये यहाँ पे एनिमल टिश्यूज वाली बात है कि भाई एक ऑर्गन जो है वो बहुत सारे सेल से टिश्यूज से मिलके बना है। आपको अगर आइडियाज होगा कि जैसे मैं आपसे यूट्रस की बात करती थी, भाई यूट्रस में भी तो हमारे कितने टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो मेम्ब्रेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी, कहीं स्क्वैमस प्रेजेंट है, कहीं स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, कहीं पे चलो वो तो मसल्स हो गई, हमारी स्क्वैमस होती है, कहीं पे हमारे क्यूबॉइडल होती है, कहीं पे कॉलमनार होती है, वो भी सीलिएटेड होती है। तो एक ही ऑर्गन में अलग अलग टाइप की सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये चीज हम टाइम टू टाइम अभी बस जितना आपके सामने साथ ही साथ हम सब कुछ कवर कर लेंगे। ओके, अब मेरी बात सुनिएगा, भाई हमने बोला कि भाई हमारी सेल ने टिश्यू बनाए, टिश्यू ने ऑर्गन, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बन गया ऑर्गेनिज्म। अभी बोल रहे क्या आपके ऑर्गेनिज्म को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं? क्या कोई ऑर्गेनिज्म का भी क्लासिफिकेशन होता है? बिल्कुल, ऑर्गेनिज्म को भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ये बोल रहा है ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन सेल की भाई उसमें कैसी सेल्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे दो क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सेल्यूलर एंड सेकंड वन इज नॉन सेल्यूलर, जिसे हम ए सेल्यूलर भी कहते हैं। भैया नाम से क्लियर है ना, सेलुलर मीन्स अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म भाई किससे बनता है? सेल से तो बनता है, अगर वो सेल से बना हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेलुलर। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेल से बना ही नहीं है यानी कि उसमें सेल्स एब्सेंट है तो उसे हम बोलते हैं ए सेलुलर और नॉन सेलुलर। अब आप बोलेंगे यहाँ पे नॉन सेलुलर ए सेलुलर को पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि अब आता है आपका एनसीईआरटी का पार्ट। तो एनसीईआरटी पे क्या लिखा है मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लेके चलती हूँ। देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो हमारे दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं, सेलुलर और नॉन सेलुलर, जिसे हम ए सेलुलर भी कहते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? आई होप सबको ये आइडिया होगा दैट एनी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से बना है तो उसे हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे आप, मैं, प्लांट, बैक्टीरियाज, एल्गी, फंजाई, ये सारे के सारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी हम टू डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड यूनिसेलुलर एंड मल्टी मीन्स क्या होता है? आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट खुद से खुद क्लियर हो जाएगा। यूनी मतलब होता है सिंगल, यानी कि अगर आपके पास सेलुलर मतलब होता है सेल, यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब भैया सेल तो है ना, चाहे एक हो या बहुत हो, है तो सेल। अगर सेल है तो भाई वो सेलुलर होगा, चाहे एक हो या फिर बहुत हो। इसीलिए कह रहा है कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर बहुत सारे सेल्स हैं तो उसे हम मल्टी सेलुलर कहेंगे। अब आप मुझे खुद से ये सोचिए कि एक सेल होना और बहुत सेल होने में भी कुछ डिफरेंस आएगा क्या किसी ऑर्गेनिज्म में? बिल्कुल आएगा। देखो अगर मैं बोलूं मेरे पास बहुत सारा वर्क है, ओके, मुझे खाना भी बनाना है, मुझे अपना काम भी करना है, मुझे रूम भी क्लीन करना है, सब कुछ करना है, और मैं एक अकेली इंसान हूं तो डेफिनेटली मुझे हर टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे। वैसे ही अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और भैया के पास एक ही सेल है तो ये सेल क्या करेगा? सारा काम करेगा। भैया एक ऑर्गेनिज्म क्या काम करता है आपको पता है? आप एक ऑर्गेनिज्म हो तो भैया आपको फूड भी चाहिए, यानी कि आपको न्यूट्रिशन भी चाहिए। न्यूट्रिशन है तो उसके बाद आप उसे डाइजेस्ट भी करोगे। डाइजेशन करने के बाद भैया खाना क्यों खाया? खाना इसीलिए खाया है ताकि हमको एनर्जी मिल सके, यानी कि आप उससे रेस्पिरेशन भी कराओगे। देखो सबसे पहले न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिशन को आपने डाइजेशन किया, उससे रेस्पिरेशन कराया। अब जो बचा कुछ है रेस्पिरेशन के बाद उसका भाई ट्रांसपोर्ट, जो एनर्जी बची है उसे आप पूरे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी पर सर्कुलेट भी करोगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट भी करोगे। अब ट्रांसपोर्ट कर लिया, अब कुछ वेस्ट भी तो बचा होगा, उसे आप एक्सक्रीट भी करोगे। दैट मीन्स आपको ये सारे काम का आपकी बॉडी में होने हैं। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट है तो ये ही सेल को सारे काम करने होंगे। दैट मीन्स अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें अगर एक सिंगल ही सेल प्रेजेंट है तो ये सिंगल सेल क्या है? सारे रोल प्ले करती है, ये सेल सारे रोल प्ले करती है, यही न्यूट्रिशन करेगी, यही डाइजेशन, यही रेस्पिरेशन, यही ट्रांसपोर्टेशन, यही एक्सक्रीशन करेगी। जिसकी वजह से क्या होता है, भगवान जी ने यानी कि नेचर ने इनको इतना कॉम्प्लेक्स बनाया नहीं, इनको बहुत सिंपल बनाया। आप देखो हमारी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि भैया हम मल्टी सेलुलर है, हमारे पास इतने टाइप की सेल है। भाई पूरा क्लासिफिकेशन आप कोई भी खुद ही सोचिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो जितना बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारी
ब्रांचेस क्यों है? क्योंकि भाई उनके पास इतनी, आप बोल सकते हो, पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, इतने वर्कर हैं कि भाई सारे काम कोई ना कोई कर रहा है। लेकिन अगर कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं बोलूँ ये छोटा ऑर्गेनिज्म है, इसके पास सारा काम करना है, तो ये नेचर ने इसे इतना कॉम्प्लेक्स बनाया नहीं। इन्हीं को तो हम लोअर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लोअर क्यों कहते हैं? लोअर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक सिंगल सेल है, भाई एक ही सेल को सारे काम करने हैं, तो इनको इतना कॉम्प्लेक्स बनाया ही नहीं कि इनको प्रॉब्लम आए। इनको इतना सिंपल, भाई न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसे हमारी बॉडी पे रेस्पिरेशन की कितने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, आप देखोगे 4 to 5 स्टेप्स में 4 to 5 प्रोसेसेस लगते हैं हमारी बॉडी पे रेस्पिरेशन कराने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन की अलग है, डाइजेशन कराने के लिए इतना कॉम्प्लेक्स, भाई 5 to 6 आवर का पूरा डाइजेशन चल रहा है। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म के पास ना इतना टाइम है, ना इतनी बॉडी उनकी कॉम्प्लेक्स है। तो पहली चीज तो भाई एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, और भाई इसको कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए इनको बहुत सिंपल और लोअर बनाया जाता है। और यही चीज अपोजिट होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। होप ये चीज क्लियर है। देखो यही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है, ये बोले जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। सेल तो है, इस वजह से ये सेलुलर तो है, लेकिन अकेली सेल है, तो इसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि मतलब वन, सेलुलर मीन्स सेल। ओके, द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ फंक्शन। लाइफ के जितने भी फंक्शंस हैं उन सब का जिम्मेदारी एक अकेली सेल्स को दी गई है, और जिस वजह दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऐसा क्यों बोला है? देखो ये भी एक एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी बोलता है कोई भी, देखो यहाँ पे आई थिंक ऐड किया होगा मैंने, एक मिनट दीजिएगा। हाँ देखो, एनसीईआरटी ये बोलता है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। दैट मीन्स कि अगर किसी भी सेल के पास क्या नहीं है, देखो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल, यानी कि अगर किसी के पास एक कंप्लीट सेल नहीं है तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट लिविंग यानी कि एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकती है। लेकिन हमको पता है भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास एटलीस्ट एक सेल तो है ना, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। इसे किसी होस्ट सेल, किसी की मदद, किसी की बॉडी की जरूरत नहीं है। वो इंडिपेंडेंट है, वो अकेले भी जी सकती है, किसी की मदद की इसको कोई भी जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना एंड सम बैक्टीरिया, बिकॉज कुछ बैक्टीरिया ही यहाँ पे इंक्लूड होंगी, हमको आगे समझ में आएगा। मैं ऐसा एग्जाम्पल के लिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन सारे ऑर्गेनिज्म को। अभी बस जितनी चीजें आ रही हैं उतनी सुनेगा। अगर मैं आपको सेलुलर पे लेके चलूं तो देखो मल्टी सेलुलर पे क्या बोला है, ये बोल रहा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। नाम से क्लियर है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। भाई यार सारी सेल्स को अलग अलग फंक्शन दे। आपसे अगर मैं बोलूं हमारी बॉडी की बात कर ले, बहुत बेसिक मैं आपसे बोल रही हूँ, आरबीसी, आपको पता है हमारी बॉडी की एक सेल है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी, एक है प्लेटलेट्स। वैसे आप न्यूरॉन्स की बात कर लो, न्यूरॉन्स की बात कर लो, या फिर नर्वस सिस्टम की बात कर लो, तो आपको पता है ये सारी की सारी हमारी क्या है, सेल्स हैं। और सबका रोल अलग है। आरबीसी अलग काम कर रही है। आरबीसी भाई इसमें ग्लोबिन की वजह से रेड कलर आ रहा है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करा रहा है। डब्ल्यूबीसी हमारे सोल्जर्स कहलाते हैं। नेचर ने शेप भी ऐसा दिया, आरबीसी को बाइकॉनकेव दिया है। बाइकॉनकेव क्यों दिया है? बाइकॉनकेव इसलिए दिया है कि भाई इसने तो ऑक्सीजन को कैरी करना है ना, ये तो व्हीकल का काम कर रहा है। भाई व्हीकल जितनी बड़ी हो उतना बढ़िया है, बस से ज्यादा। अगर मैं बोलूं कोई छोटी कैब में जाना है या बस में जाना है तो ज्यादा पैसेंजर किस में जा पाएंगे? बस में। तो नेचर ने इसको शेप भी ऐसा दी है कि भाई ये अपना काम को प्रॉपर कर सके। बाइकॉनकेव शेप की वजह से ये ज्यादा ऑक्सीजन होल्ड कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा जल्दी ट्रांसपोर्ट होगा। डब्ल्यूबीसी को देखो कितने अलग अलग शेप्स में दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स बन सकते हैं। जैसे हमारे अलग अलग टाइप के सोल्जर्स हैं, वैसे नेचर ने डब्ल्यूबीसी को भी अलग अलग शेप साइज में बनाया हुआ है कि अलग अलग तरीके से रोल प्ले कर सकें। न्यूरॉन को देखो, न्यूरॉन तो आपको पता है इतनी लंबी सेल है हमारी बॉडी की जिसका शेप ही कुछ इस, मैं जस्ट रफली बना रही हूँ। ओके, ऐसा होता है। यहाँ से आपके डेंड्रिट्स, यहाँ से आपका सेल बॉडी, यहाँ एक्सॉन है। अभी देखो इतना लंबा शेल कभी हुआ? और आरबीसी को इतना लंबा क्यों नहीं बनाया? इसको इतना लंबा इसलिए बनाया क्योंकि इनका काम क्या है, कंडक्शन। ये सेल टू सेल कंडक्शन, यानी कि ये ऐसे मैसेज को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, वो भी डायरेक्ट वाले, यानी कि इम्पल्स। जैसे आप देखते हैं जब भी आप किसी हॉट चीज को छू लें तो आपका हाथ सडन, आपको पता भी नहीं चलता, आपने सोचा भी नहीं होता कि भाई मुझे हाथ पीछे करना है, लेकिन जैसे आपके किसी हॉट चीज पे हाथ लगता है तो आप खुद ब खुद हाथ पीछे कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? आपने सोचा कि भैया मुझे हाथ जल रहा है, मैं हाथ पीछे कर लूं। आपको सोचने का भी वक्त नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी इंपल्स को कंडक्ट कराना है। इसलिए नेचर ने इसे इतना लंबा बनाया कि इजी हमारा इंडक्शन हो सके, इजी हम लोग हमारे इंपल्स को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो इसका मोटिव क्या है, इसको बताने का काम क्या है कि भैया हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी पर
टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप के फंक्शंस दिए जाते हैं और उन्हीं फंक्शंस के बेसिस पे उनका शेप साइज भी रहता है। जब हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज वगैरह पढ़ेंगे वहां मैं आपको ये चीजें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन ये चीज। अगला क्या बोल रहा है, सेल आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू। अब भाई सेल हमारी टिश्यूज में ऑर्गेनाइज होते हैं, टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, आप किसी को भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो होप ये चीज आपको क्लियर आई होगी। किया हुआ है इसे भी सुन लेते हैं। ये बोल रहा है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सिंगल सेल इंश्योर द इंडिपेंडेंस लिविंग। तो देखो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि सिंगल सेल है तो ये इंडिपेंडेंट लिविंग को इंश्योर करती है, बिकॉज आपके एनसीईआरटी बोलता है कि कोई भी सेल है वो आपकी कभी भी इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होगी। जैसे आपका वायरस इसके अंदर आता है, तो अभी मेरी बात सुनेगा, इतनी चीज समझ में आई, अभी मैं आपको यहाँ पे लेके चलूंगी। ओके, ये चीज हम समझे। अब आगे एक और, इंडिविजुअल सेल कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंट। देखो अगर आपके पास, एक मिनट दीजिएगा, यस, अब देखो ये दो स्टेटमेंट, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, इन दोनों स्टेटमेंट्स में आपको क्या बोला हुआ है। पहला स्टेटमेंट तो आपसे ये बोलता है, यस, पहला स्टेटमेंट तो ये बोलता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल इंश्योर द लिविंग इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल आपको क्या इंश्योर करता है कि भाई वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कहीं भी कर सकता है, अमीबा कहीं भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंडिविजुअल सेल कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। भाई आप बताओ, आप एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, क्या आपकी इंडिविजुअल सेल अकेली इंडिपेंडेंटली रह रही है? आपकी आरबीसी अलग जाके बैठी हुई है कि भैया मैं अकेले ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराऊंगी। भैया कहाँ ट्रांसपोर्ट कराओगे? करना तो बॉडी पे है, तो आप अकेले तो उसे नहीं भेज सकते। आपका न्यूरॉन बोल रहा है मैं अकेले वर्क करूंगा, कैसे कर सकता है? तो जो इंडिविजुअल सेल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ऑर्गेनिज्म के साथ ही जाएगी, यानी कि बट द ऑर्गेनिज्म एज अ होल इज इंडिपेंडेंट। लेकिन हम पूरे ऑर्गेनिज्म क्या है, इंडिपेंडेंट है। हमको किसी की जरूरत है क्या? मुझे रेस्पिरेशन करना है, मैं किसी दूसरे पे डिपेंड हूँ? अब आप बोलोगे ऑक्सीजन पे डिपेंड, फैक्टर हो गया वो तो हमारा, आप बोल सकते हो रिएक्शन कराने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सर्वाइवल के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन मैं किसी दूसरी बॉडी पे डिपेंडेंट हूँ कि भैया मेरा वो रेस्पिरेशन करा देगा, मैं उसकी बॉडी के अंदर जाऊंगी तो मेरा रेस्पिरेशन होगा, नहीं। मैं अपनी जितने भी लाइफ वो प्रोसेसेस हैं उसके लिए मैं खुद पे जिम्मेदार हूँ, यानी कि मैं इंडिपेंडेंटली वो सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकती हूँ। ये चीज आपको ये स्टेटमेंट बता रहा है। क्लियर हुआ? अब आगे बात करते हैं। अब व्हाट आर नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म? इसके अंदर हमारे वायरसेस, आइडिया भी होगा। देखो इसमें लिखा हुआ है सम एंटिटीज लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें भी सेल्स होते ही नहीं है, यानी कि उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ओके, हाँ, उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। जैसे आपको पता है एनसीईआरटी यही बोलते हैं, जैसे वायरस, वायरस हमारा नॉन सेलुलर है, लेकिन कब? जब ये होस्ट की बॉडी से बाहर हो, यानी कि आपको पता है ना, आपके जो भी वायरस होते हैं, वायरसेस जो है वो आउटसाइड के एनवायरमेंट में तो क्या होता है, नॉन लिविंग होते हैं। जब वो बाहर रहते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जैसे आप कोविड की बात कर लीजिए, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, बॉडी मतलब उनके लिए हुआ होस्ट, जैसे वो किसी होस्ट के अंदर चले जाते हैं तो भाई अब वो क्या हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं। लिविंग हो जाते हैं यानी कि अब वो वहां पर को रिप्रोडक्शन वगैरह परफॉर्म करने लग जाते हैं। एक वायरस मल्टीपल वायरस में ब्रेक हो जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ, आउटसाइड द बॉडी वो एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो किसी, जैसे दिखा है इनसाइड द होस्ट सेल, जैसे वो किसी होस्ट सेल के अंदर आते हैं, वायरस के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लग जाता है। सो दैट मीन दे कैन नॉट परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली आउटसाइड द होस्ट सेल। दैट मीन्स ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि होस्ट बॉडी के बाहर वो एक नॉन लिविंग है और होस्ट बॉडी के अंदर वो एक लिविंग है। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि वायरस क्या है, एक लिंक है बिटवीन द, कनेक्टिव लिंक है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज ये लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। वायरस को आप लिविंग नॉन लिविंग कह नहीं सकते, बिकॉज क्योंकि देखो वायरस के पास कोई भी सेल नहीं है। वायरस जो है एग्जाम्पल है ए सेलुलर यानी कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि इसमें कोई भी सेल नहीं होती है। अब सेल नहीं होती तो भाई ये नॉन सेलुलर है, सेल ही है तो हमको पता है भाई वो आपका नॉन लिविंग होगा। लेकिन बाहर तो ये नॉन लिविंग होता है, लेकिन होस्ट की बॉडी मिलने के साथ ही ये होस्ट की बॉडी को ही अपनी बॉडी बना लेता है और वहां वो रेस्पिरेशन, सॉरी, रिप्रोडक्शन वगैरह करके अपने से और ज्यादा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। और हमको पता है रिप्रोडक्शन किसका कैरेक्टरिस्टिक है, एक लिविंग का। अब क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, दैट्स वाई हम बोलते हैं कि एक होस्ट की बॉडी के अंदर ये एक लिविंग की तरह बिहेव करता है। और क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टर हैं, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, इस वजह से हम बोलते हैं दैट वायरस इज अ लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, एंड ये जो वायरस है यही हमारा एक्सेप्शन भी है मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेल। मॉडर्न सेल थ्योरी जो आपकी है, जो कि आपके वर्चाव ने दी हुई थी, रुडोल्फ वर्चो जो थे इन्होंने दी हुई थी, जिन्होंने ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर की बात की थी, ये इस थ्योरी का एक्सेप्शन भी हमारा वायरस बनता है। ओके, चलिए अभी हम ये आगे चीजें देखेंगे, अभी मेरी बात इतनी सुनिएगा। ओके,
चलिए अब आगे बात करते हैं। यस, यहाँ हुआ। फिर मैंने आपको एनसीईआरटी लाइन आपको एज इट इज बताई। एनसीईआरटी अब से बोलती है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंस लिविंग, हेंस नॉन सेलुलर एंटिटीज, कोई भी नॉन सेलुलर एंटिटीज हैं लाइक आपका वायरस, आर कंसीडर एज अ नॉन लिविंग आउटसाइड द। अब आगे बात करते हैं। चलिए अब देखो, ये जो भी डिस्कशन था ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट था आपके सेल का। होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अभी तो हमने सेल स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी तो जस्ट मैं आपको बहुत बेसिक सी चीजें जो आपकी एनसीईआरटी पे लिखी थी, बहुत बचपने वाली बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। अब हमारे सामने पहला पॉइंट आता है अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल। अब हम देखो क्या देखेंगे इसके बाद। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। आपको पता है एक हमारे रॉबर्ट, एक हमारे लिविन हुक है, इन दोनों का नाम सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड आता है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फिर मैं आपको एक कंट्रीब्यूशन समरी बताऊंगी कि हमको ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद ना हम लोग सेल थ्योरी को देखेंगे। देखो पूरी सेल थ्योरी अगर आप देखोगे क्लास 12th में सेल चैप्टर पे, जिसमें हम सेल बायोलॉजी जो चैप्टर है उसे देखोगे तो वहां थ्योरी पूरी लिखी है, तो आपको उसकी नीड ही नहीं है। आपको जो नीड है वो मैं आपको बताऊंगी। इतना हम रखेंगे हमारे आज के लेक्चर पे। देन हमारे जो लेक्चर रहेगा उस पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल्स हमारी कौन कौन सी है वो सारी चीजें बताऊंगी, प्लांट में सारे केसेस। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। हमारे 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक, मीसोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक से एंड देन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके चलिए, तो देखो आपको एक आइडिया होना चाहिए। मैं ये चीज इसलिए बता रही क्योंकि देखो हेल्प मिलती है, हमने भी तो पढ़ाई की तो हमको भी पता है। अगर हमको एक रास्ता पता हो ना कि हमने इससे ज्यादा क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो अभी हमने जस्ट सेल का एक इंट्रोडक्शन देखा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल से कि भाई एक्चुअल में सेल है क्या। तो सबसे पहले आती है कि भैया सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने खोजा कि भाई सेल भी कुछ चीज होती है। तो देखिए डिस्कवरीज ऑफ सेल पे सबसे पहला जो नाम हमारे सामने आता है वो है रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने 1665 पे सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। और आपको पता होगी कौन सी सेल, इन्होंने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की थी, लिविंग सेल की नहीं की थी। अब देखो मैं आपको ना कुछ पॉइंट टू पॉइंट बातें बता रही हूँ, प्लीज आप उसे सुनिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि रॉबर्ट हुक ने 4 चीजों की डिस्कवरी के साथ रॉबर्ट हुक को जोड़ा जाता है। सबसे पहले कि भाई इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया, और साथ ही साथ मैं आपसे बोलूं इसे सेल ही क्यों बोला गया, ये जो टर्म था इसे भी कॉइन किया था आपके रॉबर्ट हुक ने। कैसे किया अभी मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए सेल वॉल एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों की डिस्कवरी का क्रेडिट भी आपके रॉबर्ट हुक को जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि भैया इन्होंने सेल वॉल सॉरी सेल की यानी कि या फिर पर्टिकुलरली मैं बोलूं डेड सेल की भी डिस्कवरी की, तो की कैसे। ये क्या कर रहे थे कि इनको डेड सेल का डिस्कवर हो गया। तो मैं आपको बताऊं एक्चुअल में ना ये आपके ओक प्लांट पर वर्क कर रहे थे। ओक प्लांट भी आपको पता होना चाहिए, ये चीज लिखी नहीं जाती तो ध्यान में रखिएगा। इन्होंने पर्टिकुलरली ओक प्लांट पे, जिसका साइंटिफिक नेम होता है क्वार्कस सुबर, ओके, जिसका साइंटिफिक नेम है क्वार्कस सुबर, ये पर्टिकुलरली क्वार्कस सुबर यानी कि ओक प्लांट पर वर्क कर रहे थे। वर्क क्या कर रहे थे इन्होंने ना, क्या किया इन्होंने, ओक प्लांट का जो कॉर्क होता है उसकी सेल को ऑब्जर्व किया, सेल ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया। और इसको जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने बोला भैया इसमें ना छोटे छोटे से कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और इन्हीं कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को लैटिन में बोला जाता था सेलुला, और इसी सेलुला से टर्म आया सेल। तो इन्होंने इसी वजह से क्या हुआ, एक मिनट दीजिएगा, यस, हाँ, तो देखिए तो इन्होंने क्या किया, मैं आपसे क्या बोल रही थी कि ना आपके ओक प्लांट पे यानी कि क्वार्कस सुबर पर वर्क कर रहे थे। कर क्या रहे थे भैया, पूरे प्लांट पे कैसे वर्क कर सकते हैं, नहीं पूरे प्लांट पे नहीं किया। इन्होंने क्या किया ना, प्लांट के कॉर्क को पकड़ा और कॉर्क की भी एक सेल को इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा भैया कॉर्क में क्या है ना, इसके ओक के कॉर्क में क्या है, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट यानी कि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। और इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को भैया लैटिन में तो सेलुला बोलते थे, और इसी सेलुला से टर्म पड़ गया सेल। तो हमने ये जो सेल टर्म डिराइव किया है वो इसी सेलुलर टर्म से किया है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि ये सेल बोलने का ये जो ये जो टर्म सेल है इसे कॉइन करने का क्रेडिट भी आपके रॉबर्ट हुक को जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि इन्होंने डिस्कवरी कैसे की थी डेड सेल की, ओक प्लांट यानी कि क्वार्कस सुबर के कॉर्क को। देखो ध्यान में रखिएगा इसी कॉर्क को फैलम भी बोला जाता है। ओके, ध्यान में रखिएगा इसी कॉर्क को फैलम भी बोला जाता है। अगर आपसे फैलम दिया जाएगा तो प्लीज इसे इग्नोर मत कीजिएगा। फैलम भी आपका ऑप्शन में हो सकता है,
है, कॉर्क भी आपका ऑप्शन में हो सकता है। तो इसी फैलम पे ये वर्क कर रहे थे, जिसमें इन्होंने कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखी जिसे बोला जाता था सेलुला, इसी से इन्होंने टर्म दिया सेल। सिंपल है ना। और इन्होंने क्या है, क्योंकि ये वाला पार्ट डेड होता है तो हम इन बोल सकते हैं कि इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अगला ही बोल रहा है इन्होंने ना ये सारा जितना भी चीज डिस्कवर किया, इन्होंने इस चीज को रिटर्न कहाँ किया था, कहाँ पब्लिश किया। इनकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, ध्यान रखिएगा, इसी माइक्रोग्राफिया पे इन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ऐड किया था, यानी कि इस सारी चीज को पब्लिश किया था। ये है रिलेटेड टू सारा कॉन्सेप्ट रॉबर्ट हुक। ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला है हमारे सेकेंड साइंटिस्ट जो हमारे सामने आते हैं, वो है लिवेनहुक। इन्होंने 1674 पे लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने भी भैया सेल की ही डिस्कवरी की, लेकिन कौन से सेल की डिस्कवरी की, लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो हुआ क्या, देखो इनसे रिलेटेड क्या पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये वो हैं जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब भैया लिविंग सेल तो कहीं भी प्रेजेंट होगी, तो इन्होंने बैक्टीरियाज को भी ऑब्जर्व किया था, प्रोटोजोआ को भी, स्पर्म्स को भी, इवन आरबीसीज को भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था। और इन सब इन्होंने क्या है, ये जो छोटे छोटे से सेल्स हैं, जो ये लिविंग सेल है, इन्हीं को इन्होंने क्या बोला था, एनिमिक्यूल्स भी टर्म दिया हुआ था। तो ध्यान में रखना, एनिमिक्यूल्स टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है, लिवेनहुक से रिलेटेड है। और लास्टली इन्होंने अपने वर्क को कहां पब्लिश किया, सीक्रेट्स ऑफ नेचर पे इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया। एक्चुअल में ना इसके पीछे कॉन्सेप्ट आता है कि इन्होंने कुछ रेनी सीजन पे छोटे छोटे से बैक्टीरिया, इन्होंने पर्टिकुलरली बैक्टीरियाज को ऑब्जर्व किया था। वो भी पर्टिकुलरली कौन से थे, बैसिलस वाले बैक्टीरिया थे, रॉड शेप के बैक्टीरियाज थे, बैसिलस टाइप जिसे हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया से, उसमें इन्होंने सबसे पहले इस लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। और इन्होंने फिर ये सारा कॉन्सेप्ट जो है सीक्रेट्स ऑफ नेचर में जो बुक थी उस पर लिखा था, क्योंकि इन्होंने ना रेनी सीजन पे इन्होंने छोटे छोटे से बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था। ये सारी चीजें, बट इतना डेप्थ में कोई क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन बनेगा इन्हीं से बनेगा, तो इतना आपके लिए इनफ है। ओके, अब आगे बात करते हैं। देखो अब हम लोग समरी देख लेते हैं, जहां पे हमने सारे हमारे जो जितने भी साइंटिस्ट थे और उनके जो वर्क है उसको लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले हमारे सामने क्या आते हैं, रॉबर्ट हुक। तो सबको पता है, अब ये भी हमने बात की, दैट रॉबर्ट हुक को जो क्रेडिट जाता है वो चार भैया, इन्होंने सेल वॉल की डिस्कवरी की, सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की, इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की, इवन इन्होंने टर्म सेल को गिवन किया था। और ये सारा वर्क कहाँ किया था, कॉर्क सेल पे किया था। सेकेंड आते हैं आपके लिवेनहुक। लिवेनहुक वो थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। उसके बाद आते हैं ब्राउन। ब्राउन की बात हमने नहीं की, बट सबको पता होता है ब्राउन ने 1831 पे किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो वहां भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद हमारे तीन नाम आते हैं जिनसे रिलेटेड हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हमारे स्क्लेडन, फिर है स्वान एंड फिर है आपके रुडोल्फ वर्चो। तो हुआ क्या, स्क्लेडन ने 1830, देखो स्क्लेडन जो थे ना, मैं आपको बताती हूँ, स्क्लेडन जो थे वो हमारे 1838 पे वर्क कर रहे थे, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, और ये प्लांट पे वर्क कर रहे थे 1838 पे। और जो हमारे स्वान थे ये हमारे जूलॉजिस्ट थे, और ये आपकी 1839 पे प्लांट पे वर्क, सॉरी जूलॉजिस्ट थे, एनिमल पे वर्क कर इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे। ये अपनी जगह कर रहे थे और ये अपनी जगह कर रहे थे। और इन दोनों ने क्या ऑब्जर्व किया, भैया ये बॉटनिस्ट हैं तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट हैं वो हमारे सेल से बने। और जो स्वान है ये जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं ये भी सेल से बने। और इवन इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया दैट प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ एनिमल सेल। इन्होंने देखा कि भैया जो भी एनिमल्स हैं उनमें सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल भी तो डिस्कवर हो गई थी, सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं, लेकिन एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और जो हमारे प्लांट हैं भैया इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की, क्योंकि हमको पता है हमारे एनिमल्स में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट में सेल वॉल भी प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती। ये बात ऑब्जर्व किया था स्वान ने। अभी ये बातें मैं आपको बताऊंगी। एंड देन लास्टली आते हैं रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, इन्होंने 1855 में आपकी मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी, जिसके थ्रू उन्होंने ये बताया दैट ओमनी सेलुला ई सेलुला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी, जो कि ये आपसे बोलता है कि सारी सेल्स हमारी कहां से बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। अब ये क्या बातें हैं, मेरी बात पॉइंट पे लेके चलती हूँ, दैट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है भैया, देखो अभी तक सेल से रिलेटेड जितनी भी बातें हुई है उस पर और भी तो कंक्लूजन निकलेगा। अभी तक ये पता चल गया कि भैया सेल्स होते हैं, ये भी पता चल गया, सेल के बाहर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं, ये बातें तो पता चल गई है। लेकिन भैया ये सेल्स आई कहां से, और आई बताइए एक ही आई या बहुत सारी सेल्स आई, और ये एक से दूसरी सेल्स बन रही या सारी सेल इकट्ठा ही हमारी बॉडी पे प्रेजेंट हुई, और जिसको समझने के लिए एक थ्योरी बनी जिसे हम बोलते हैं सेल थ्योरी। ओके, अब देखो ओरिजिनली ये जो सेल थ्योरी है इसका क्रेडिट दो लोगों को जाता है, स्क्लीडन एंड स्वान। जैसे अभी मैंने बताया, स्क्लीडन जो थे वो आपके
1838 पे अपना वर्क कर रहे थे इंडिपेंडेंटली, एंड स्वान एक जूलॉजिस्ट थे जो कि आपके 1839 पे अपना वर्क कर रहे थे इंडिपेंडेंटली। अब देखो ये बातें मैंने थियोरी पे नहीं लिखी है बिकॉज इसकी कोई भी नीड नहीं है, जो चीजों की नीड है वो चीज मैंने लिखी हुई है, वो ही आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी। बाकी की जितनी भी थियोरी है वो आप स्टोरी की तरह सुनते रहो। हुआ क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो आपके स्क्लेडन थे ना, वो एक भाई बॉटनिस्ट थे, पर्टिकुलरली जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो इन्होंने प्लांट है, जैसे ऊपर मैंने बताया सारे प्लांट जो है वो आपकी सेल से बने हुए, सारे प्लांट इनके सेल से बने हुए, इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की। और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे, वो इंडिपेंडेंटली 1839 पर वर्क कर रहे थे, और ये आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और ये इन्होंने देखा कि भाई ये सारे जो भी एनिमल्स है वो भी आपके सेल से बने हैं, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं है, एनिमल में सेल वॉल्स नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और इन्होंने ये भी देखा कि भैया भैया इन्होंने देखा एब्सेंट है, तो इन्होंने फिर प्लांट को देखा, इन्होंने भैया बोला एनिमल्स में तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है लेकिन प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट है। इन्होंने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की थी। लेकिन जब इन्होंने ये चीजें ऑब्जर्व तो कर ली भैया, अभी तक ये बात हो रही थी सेल है वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये बातें हो रही थी। तो इन दोनों ने जूलॉजिस्ट बॉटनी जो ये थे, एक जर्मन थे एक ब्रिटिश थे, इन दोनों ने ये चीज ऑब्जर्व की कि हाँ ये चीज तो सही है कि भैया प्लांट में भी सेल है, एनिमल में भी सेल है, ये बात तो आ गई। लेकिन इनकी ड्रॉबैक ये रह गई थी भैया, अगर देखो ये तो ओरिजिनल सेल थ्योरी है, लेकिन मॉडर्न आई है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन तो हुआ। मॉडिफिकेशन तब होता है भैया कुछ लिमिटेशन रहती है तब, अगर मेरे में कोई कमी है तभी दूसरा बंदा उसको इम्प्रूव कर सकता है ना। तो इनकी कमी, इनकी लिमिटेशन क्या रह गई थी, इनकी लिमिटेशन ये रह गई थी दैट इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो सेल्स हैं वो आ कहां से रही हैं। अगर किसी की बॉडी में एक सेल है तो ये जो नई सेल्स आ रही हैं वो आ कहां से रही है, तो हम बोल सकते हैं कि इन्होंने ये चीज तो बताया दैट सेल्स आर द बेसिक लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स ही हमारी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि हमारा पूरी बॉडी बनाने का काम सेल्स का ही हो रहा है, हम सब सेल से ही मिलके बने हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो नई सेल्स आ रही हैं वो आ कहां से, पुरानी सेल्स तो आ गई, ये जो नई नई सेल्स आ रही है ये कहां से आ रही है, क्या पुरानी सेल्स से आ रही है या फिर कुछ और प्रोसेस यहाँ पे चल रही है, ये चीज आप ये चीज नहीं बता पाए थे। ओके, उसके बाद क्या आया था, इसके बाद आया हमारे दूसरा कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न सेल, रोडोल्फ वर्चोव का। क्योंकि इन्होंने ये चीज बताई कि भैया नई सेल आ कहां से रही है, इन्होंने बोला दैट ऑल द न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। बाहर से कुछ नहीं हो रहा, कोई नई रिएक्शंस नहीं हो रही। ये कौन से समझने वाली बात है, ये तो बेसिक है भैया, अभी हमारे लिए बेसिक है क्योंकि हम इतना पढ़ चुके हैं। उस टाइम पे जब किसी को कोई आइडिया नहीं था, उस समय तो बिल्कुल ऐसा है ना, जैसे कोविड आया, इनिशियली किसी को नहीं पता चला, जब वैक्सीन बनी तो लोगों को आइडिया लगा कि भैया ऐसा ऐसा भी है, इसके पीछे का कॉज। अभी भी हमको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, तो जब चीजें सडन होती है तब कोई आइडिया नहीं होता, उस समय भी कोई आइडिया नहीं था कि भैया ये सेल्स आई कहां से है फिर हमारे अंदर। तो इन्होंने बताया, इनको हम मॉडिफाइड सेल थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने बोला ये सारे पॉइंट तो करेक्ट हैं, लेकिन एक पॉइंट मैं जोड़ रहा हूं, इस वजह से इसे मॉडिफाइड सेल थ्योरी कहते हैं कि हमारी जो नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल से ही आई है, कुछ नया नहीं है, पुरानी सेल से ही आई है। इसी को हम बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब जो न्यू सेल्स हैं वो हमारी पुरानी ही सेल से आई हुई है। ठीक है, तो बस ये इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जैसे मैंने बोला वायरस इसका एक्सेप्शन है, बिकॉज देखो वायरस जो है, हमको पता है वायरस जो है भैया नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है क्यों है, क्योंकि भैया इसमें तो सेल ही नहीं है, सेल नहीं है तो ये नॉन लिविंग है। लेकिन जब भी किसी होस्ट बॉडी के अंदर जाता है तो भैया ये रिप्रोडक्शन करता है, और रिप्रोडक्शन इज अ फीचर ऑफ लिविंग। और भैया अगर ये लिविंग है तो भैया इसमें तो सेल ही नहीं है। तो अगर कोई नॉन लिविंग है उसमें अगर सेल, मतलब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि हम ये चीज बोलते हैं कि अगर किसी में सेल है वो ही आपका लिविंग हो सकता है, क्योंकि सारे लिविंग के पास तो सेल है। लेकिन वायरस एक बॉडी तरह बिहेव कर रहा है और इसमें तो कोई सेल ही नहीं है, यानी कि ये तो ए सेलुलर है। तो ये क्या होता है, वायरस इसका एक एक्सेप्शन कंसीडर किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, तो वायरस इसका एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है दैट मॉडर्न एडिशन क्या है। मॉडर्न एडिशन ये है कि भाई अब मॉडर्न टाइम पे ये बोला जाता है सेल कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल, भैया सेल के अंदर ही हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए वगैरह प्रेजेंट है, और सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कहाँ हो रही है, सेल के अंदर आ रही है। तो इन दोनों ये पूरे से हमको कंक्लूजन यही मिला दैट सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हमको इन थ्योरीज ने, सेल थ्योरी ने ये तो बता दिया दैट पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किससे बना है, सेल से बना है, दैट्स व्हाई सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। और ये जो मॉडर्न एडिशन है ये
लगता है कि भैया सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर होने वाली है, सारे फंक्शन सेल के अंदर होने वाला है, तो भैया फंक्शनल यूनिट भी कौन हुई, सेल ही हुई किसी भी लाइफ का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ओवरऑल कंक्लूजन पे हम वहीं पे पहुंचे। क्लियर हुआ? तो देखो ये आज का जो लेक्चर था हम इसे इतना ही रखते हैं, ये हमारा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर आप समझ लीजिएगा। आगे जाते जाते हमने बहुत डेप्थ में चीजों को पढ़ना है, तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।